प्रैक्टिकल लाइफ में वीनस जो है वो आपकी वाइफ है। आपकी वाइफ से आपके झगड़े होते रहते हैं तो आपको पैसे का सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है पैसा हो, चेक कर लीजिए। आप लोग जितने भी बैठे हैं सामने अभी ऑडियंस में सुन रहे हैं इसको, वो सब ज़रा एक बार चेक करें। आपकी अलमारी में कपड़े कितने करीने से, कितने तह लगा के नियम से, सलीके से रखे हुए हैं, बस वहीं से पता लग जाएगा आपके पास पैसा कितना आने वाला है। इनमें से किसी भी ट्राइन में अगर सैटर्न और वीनस एक साथ है तो आपके पास पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो करियर से रिलेटेड कई लोग स्टक हो जाते हैं कहीं पे जा कर के, तो क्या BNN उसमें हेल्प कर सकता है लोगों की कि वो पहचान सके कि उनको जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? 3-7-11 जो होता है ये दिखावे के घर है। अब दिखावे का काम बिजनेस ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी ऐसा होता है आपके 3रे, 7वें, 11वें तीनों घरों में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा, ऐसे आदमी को बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये बुरा लगता है किसी को देख के कि ये मनी माइंडेड है, तो आपके पास पैसा तो नहीं आने वाला। बस जैसे हर फिल्म में एक विलन होता है ना, ऐसे पत्री में भी एक विलन है। वो विलन है केतु। शादी तोड़ाएगा भी यही। हमें तो नहीं पता विराट कोहली ने किससे पूछ के डेस्टिनेशन वेडिंग इटली में करी, हमें तो नहीं पता ना। लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग इज ऑल्सो अ रेमेडी ऑफ केतु। इफ योर केतु इज गिविंग प्रॉब्लम इन मैरिज, गो फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग। राजीव जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वेलकम अगेन सर, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। ये ऑडियंस ने आपको दोबारा से बुलाया सर। हमने तो चाहा था कि आप फिर से आएँ, पर ऑडियंस की डिमांड पे इतनी जल्दी आ जाएंगे हमें भी नहीं पता था। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है सर सब चीज़ें? कैसा? सब बढ़िया, सब बढ़िया एकदम। एक्चुअली क्या है कि BNN जब हमने टॉपिक आपके साथ किया तो लोगों को काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया उनको, और आपकी बातों में तो ऑलरेडी वो ट्रस्ट करते ही हैं। आपके चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, आपको जानते ही हैं। उसके साथ साथ हमारे चैनल पे भी बहुत सारे न्यू व्यूवर्स आए, उन्होंने आपको सुना, देखा और उनको काफ़ी मज़ा आया। अब ये लगा लीजिए कि हमारे इंस्टाग्राम के पर्सनल मैसेजेस के अंदर ज़्यादातर मैसेजेस यही है कि राजीव सर को दोबारा से बुलाओ, दोबारा बुलाओ, दोबारा बुलाओ। और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हमारे कमेंट्स पे डाले हैं, हमने वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। प्लस में हमें ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, मैरिज हो गया, या फिर आपकी करियर से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, वो मेन चीज़ें हैं। तो आज हम BNN के थ्रू ये चीज़ें जानेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, या कैसे इनके बारे में हम फ्यूचर के बारे में हम जान सकते हैं। तो और BNN इसमें हमारी कितनी हेल्प कर सकता है अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए। क्यों? हमारी ना सर एक आदत है, अब हम एक पॉडकास्ट करते हैं उसमें हम पहले थोड़ा सा जानते हैं ओवरव्यू कि ये चीज़ क्या है। अब जब हमें पता लग जाती है फिर हम उसके रिसर्च में घुस जाते हैं, फिर हमें चाहिए होता है कि एक और पॉडकास्ट चाहिए, अब तो हमें इसके डिटेल में जानना है। तो आज हम BNN के थ्रू कैसे कोई अपने फाइनेंसेस को, अपनी वेल्थ को, अपने करियर को और अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकता है, आज हम उस डिटेल में जानेंगे। यानी कि जो चीज़ आप क्लास में पढ़ाते हैं ना, वो सब हम यही निकलवा लेंगे। आज जो ऑडियंस है उनको BNN के बारे में हम समझा के ही भेजेंगे सर, जो भी चीज़ें हम समझा सकते हैं आपके थ्रू। मैं जितना ही ईजी के साथ, जितने ईजीनेस के साथ बता सकता हूँ आम आदमी को जो समझ में आ जाए, बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश होगी कि आपके जितने भी व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आंसर कर सकूँ। बिल्कुल। एंड मेक देम सेटिस्फाइड ऑल्सो। बिल्कुल। तो सर, पर उससे पहले कई ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और उन्होंने पहले का एपिसोड नहीं देखा होगा आपका, शायद वो आपका यही पहला एपिसोड देख रहे होंगे। तो उनके लिए, कनेक्टिविटी के लिए आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिससे कि वो समझ जाएं कि जो उनको आज BNN की सारी नॉलेज देने वाले हैं वो है कौन। मेरा नाम राजीव है, एस्ट्रो राजीव के नाम से टैग करता हूँ जी। भृगुनंदी नाड़ी जो सब्जेक्ट है जिसको मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने का करियर मेरा 2012 में शुरू हुआ था। ओके। और उससे पहले मैं खुद सीख रहा था, तो खुद सीखना और सिखाना मिला के कुछ 20-21 साल का मेरा इस फील्ड में करियर है। ओके। आया इसलिए अपनी कोई परेशानी थी, सोल्यूशन ढूंढ रहा था, मुझे पता नहीं था मैं कभी इस फील्ड में भी आऊँगा। ओके। हमारे घर में तो इन चीज़ों के बारे में बड़ी सख्त मनाही है, मतलब कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई हमारे घर का किसी पंडित के पास जाके अपनी पत्री पूछेगा। अच्छा। हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं है ये, आज भी नहीं है। ओके। और बस डेस्टिनी में था, यहाँ आना था, आ गए।
और सुनते सुनते, जैसे आपने अभी बोला कि आपने कुछ पॉडकास्ट किए, कुछ इधर उधर की जानकारी आपको थोड़ी बहुत मिली और उसके बाद आपको और क्यूरोसिटी जाग गई। अब वो क्यूरोसिटी रात को आपको सोने नहीं देती। बिल्कुल सही। तो मेरी भी नींद हराम हुई और आंसर जानने के चक्कर में इधर उधर खूब भटका, खूब परेशान हुआ। लेकिन आंसर जो है वो, जब तक आप कहते हैं ना खुद न मरोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मेरे साथ तो वो दुर्घटना जैसी हुई और मैं एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर बन गया। चॉइस नहीं थी, कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ये काम भी कोई होता है काम। अच्छा। ये भी नहीं पता था, लेकिन डेस्टिनी को जो मंजूर था वो हो गया। तो सर, वैसे तो आपने लास्ट पॉडकास्ट में इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया था, पर अगेन जो लोग पहली बार इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में और BNN में क्या डिफरेंस है। ये बहुत से लोगों ने इस तरह के सवाल मेरे चैनल पे भी पूछे, लोग फ़ोन पे भी पूछते हैं। जी, मैं आज इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सो दैट सभी को आंसर मिल जाए। एस्ट्रोलॉजी एक मेथड है, साइंस है, जिसमें हम नक्षत्रों, ग्रहों को, तारे जो होते हैं हमारे, उनको हम पढ़ते हैं और उससे इंसान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है उसको हम स्टडी करते हैं। ओके। ठीक है, लेकिन इसको स्टडी करने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जैसे हम कभी हेल्थ का कोई इशू आता है तो कोई आयुर्वेद यूज़ करता है, कोई होम्योपैथ यूज़ करता है, कोई एलोपैथ यूज़ करता है, कोई नेचुरल थेरेपी यूज़ करता है, तो सबसे आप ठीक ही हो रहे हो। बिल्कुल। पर्पस शरीर को ठीक करना ही रहता है ना। बिल्कुल। तो ज्योतिष में भी पर्पस जो है वो भाग्य को जानना ही है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वही जैसे डिफरेंट हीलिंग के मेथड्स हैं, वैसे ही ज्योतिष में भी ऐसा कहते हैं कि 175 तरह का ज्योतिष होता है। अच्छा। हर युग में अलग अलग तरह के ज्योतिष हुए हैं। ओके। ठीक है, एक ज़माने में सिर्फ नक्षत्रों का ही ज्योतिष होता था। ज्योतिष जो असली है, जो पारंपरिक हमारा जो वैदिक है सिस्टम, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व नक्षत्रों को ही दिया जाता था। ओके। उसके बाद फिर वो योगिनी दशा वगैरह शुरू हुई, फिर जेमिनी पद्धति आई, फिर नए ज़माने में बहुत से लोगों ने रिसर्च किया तो केपी पद्धति भी आई ना, कृष्णमूर्ति पद्धति, नाड़ी पद्धति जिसको बोलते हैं। लेकिन जेमिनी भी एक विद्या है। ओके। जैसे वैदिक में हम लोग ग्रहों की दशाएं देखते हैं कि मंगल की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, ऐसे जेमिनी में राशियों की दशाएं चलती हैं। अच्छा। वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का सब्जेक्ट है। उसमें जैसे हमारे यहाँ जुपिटर की 16 साल की महादशा होती है, ऐसे वहाँ पे राशियों की महादशाएं होती हैं। ओके। वो बिल्कुल अलग मेथड है। ऐसे ही एक मेथड है जिसका नाम है भृगुनंदी नाड़ी। जी। ये 2 ऋषि थे, भृगु ऋषि और नंदी ऋषि। ओके। उन दोनों का मिला जुला जो है ये नॉलेज है, जो एक साथ मर्ज करके आजकल भृगुनंदी नाड़ी के नाम से चल रहा है। ये ऑथेंटिकली साउथ का सब्जेक्ट है। ओके। साउथ में, तमिलनाडु में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये वो नहीं है, जैसे बहुत से लोग ना मुझे भी फ़ोन करते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि वो जो थंब इम्प्रेशन वाला है, भोजपत्र पे, ताड़पत्र पे आपका भाग्य लिखा होता है, व्यास ऋषि लिख के गए सारा, और आपके नाम से कहीं कोई पत्री बनी हुई है ऐसी, वो थंब इम्प्रेशन दो, वो बता देते हैं निकाल के। ये वो नहीं है। ओके। ये बिल्कुल अलग है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग यही भ्रम में रहते हैं कि ये भृगुनंदी नाड़ी जो है वो वही है थंब इम्प्रेशन वाली। तो कई लोग मुझे कहते हैं सर हम थंब इम्प्रेशन कैसे दें, आपके पास कैसे आए? तो मैं कहता हूँ भैया ये वो वाला नहीं है। ओके। तो अलग अलग तरीके की बहुत सारी विधाएं हैं। मैंने बताया आपको कि 175 तरह का ज्योतिष जो है वो होता है। आने वाले पॉडकास्ट के टॉपिक्स दे दिए सर आपने बहुत सारे। हाँ। अब समय समय पे अलग अलग विधाएं पॉपुलर होती रहती हैं। जी। जैसे महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे। उस जमाने में योगिनी दशा चला करती थी। ओके। ओके। आज भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे जो आपको योगिनी दशा चक्र वगैरह वो सब बना के देते हैं। ओके। चार्ट्स में, पत्री के अंदर वो बना हुआ आता है। अच्छा। लेकिन वो लोगों को अब देखना नहीं आता, क्योंकि वो एक होता है ना, एक मेथड पुराना हो गया। और ऐसे ही बहुत सारी और विधाएं हैं जो इंडिया के अलावा नेपाल में या और जो हिंदू कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चलती हैं। ओके। पर्शियन साइड में एक चलती है विद्या जिसको रमल विद्या बोलते हैं।
ओके रमल के जानकार भी हिंदुस्तान में बहुत हैं, अच्छे हैं। सीखी मैंने वो भी हुई है, लेकिन मेरे को पढ़ानी नहीं आती, वो इतना अच्छा नहीं हूँ मैं उसमें। तो ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं। ऐसे ही भृगुनंदी नाड़ी उनमें से एक है। ओके। सबका पर्पज एक ही है। डॉक्टर का धर्म है बीमारी की जांच करना, शरीर में कौन सी बीमारी है वो जांच करना, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो या कोई भी हो। ठीक। वैसे ही ज्योतिष का काम जो है वो आपकी लाइफ में करेक्शन, इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ पे है वही देखना है। मेथड कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो उस तरीके से भृगुनंदी नाड़ी का आजकल थोड़ा ज़्यादा चल रहा क्रेज है, देखने को क्योंकि मिल ये आसान बहुत है सीखनी। ओके। ये बहुत आसान है सीखनी। मैं कहता हूँ अपनी क्लास में अक्सर मैं कहता हूँ कि आप जो सब्जेक्ट सीखने आएगा दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। जबकि नॉर्मली लोग ये बताते हैं कि ज्योतिष जो है ये एक जन्म का खेल नहीं है, कई जन्म लगते हैं सीखने में। आई एग्री, कई जन्म लगते हैं, लेकिन आपके अपने काम का जितना ज्योतिष है उतना आपको एक जन्म में आ जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। हाँ आराम से आ जाएगा। सर जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो दशाओं के बेस पे चलता है, अंतरदशा, महादशा। जो BNN है वो किस बेस पे चलता है? नहीं, BNN में दशाएं नहीं होती। तो ये कैसे हम लोग? बहुत सिंपल है। मान लीजिए बृहस्पति की दशा आपकी 16 साल की है। ओके। तो क्या 16 साल सारे एक जैसे जाते हैं? नहीं, कभी भी नहीं जाते हैं। बिल्कुल नहीं। प्लैनेट अपना रोल प्ले करते रहते हैं। बिल्कुल। तो वो जब जब आपकी जुपिटर की दशा चल रही है मान लीजिए, तो उस समय में जुपिटर जिस तरीके से रोल प्ले करेगा और बाकी समय में वो वैसा रोल प्ले नहीं करेगा। ओके। लेकिन दशाएं 16 साल की सारी एक जैसी भी नहीं जाती, ये भी एक सच है। तो हम जो है मेनली प्लैनेट्स की मूवमेंट देखते हैं, इस समय कौन सा प्लैनेट कैसे मूव कर रहा है, ओके। हम वो देखते हैं, हम दशाएं नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि जुपिटर की दशा में किसी की नौकरी नहीं जाती, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल। ये तो कभी भी हो सकता है। अब एक लोग बोलते हैं कि जी सबसे खराब प्लैनेट जो है, ऐसा बोलते हैं लोग कि राहु केतु, मानते हैं आम आदमी राहु केतु के नाम से डराया बहुत गया। तो कहते हैं जी राहु केतु शादी नहीं होने देते, शादी में केतु दखल देता है, परेशान करता है। लेकिन आप देखना शादी केतु की दशा में होती है। ओके। अच्छा। बिल्कुल होती है। वैदिक का एक सूत्र है कि 7वां घर शादी का होता है, जी। ठीक है, तो छठा घर डिवोर्स का होता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी तमाम पत्रें दिखा दूंगा जहाँ छठे घर के लॉर्ड की दशा चल रही थी और शादी हो गई। अच्छा। ओके। तो फिर वो सूत्र कहाँ चला गया? तो जैसा बताया जाता है असल में वैसा है नहीं, थोड़ा अलग है। तो सर यही तो फिर कंफ्यूजन करने वाली चीज़ हो जाती है कि भाई किसकी सुने। नहीं तो कंफ्यूज हो गए तभी तो कंक्लूजन पे पहुंचोगे। भाई आप जाते हो मिठाई की दुकान पे 6 मिठाइयाँ देखते हो, एक अपने लिए पसंद करते नहीं करते, आपको जो पसंद आए वो करो, जिस पे आपको रिजल्ट मिले, जिसमें आपका अपना कुछ फ्लेवर नजर आए। देखिए नाड़ी जो ज्योतिष है, भृगुनंदी नाड़ी की बात करूं, उसके लिए आपके चार्ट में कुछ कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, तो आप भृगुनंदी नाड़ी सीखोगे। वो भी आपके चार्ट में होता है। अच्छा। अच्छा। कुछ लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है ना, तो जिन लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा है वो फिर केपी सिस्टम सीखें, उनको वहाँ पे रस आएगा। भाई जो चीज़ मेरी है वो मेरे को उसमें रस आएगा ना। बिल्कुल सही। तो जिनको गिनती में शौक है ना, वो नाड़ी सीखें, वो वाला केपी है ना, उसमें उनको मज़ा आएगा, उनको लगेगा केपी ज़्यादा अच्छा है। जिसको भृगुनंदी नाड़ी में न आएगा मज़ा, वो कौन लोग होंगे जिनका वीनस राहु युति में होगा, उनको भृगुनंदी नाड़ी में मज़ा आएगा, तो उनको लगेगा कि ये नाड़ी ज़्यादा अच्छी है। ओके। तो आप सबका अपना अपना टेस्ट है ना, तो वो टेस्ट भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लैनेट की वजह से है। दिक्कत क्या है, भृगुनंदी नाड़ी थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है नॉर्थ में, साउथ में तो ये सदियों पुराना है, नॉर्थ में थोड़ा नया है। और यहाँ पे ट्रेडिशनली जो है वो वैदिक वाला ही सिस्टम चल रहा है जी। तो लोगों को ना नई चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ा हेजिटेशन रहती ही है। बिल्कुल रहती है। हम लोग जो है ना शुरू में हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन जब एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। ये भी हमारा ही पैटर्न है। तो आप देखना धीरे धीरे करके यही चलेगा, क्योंकि ये आम आदमी की समझ में आने वाला थोड़ा आसान सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे हम सिर्फ D1 चार्ट ही देखते हैं, ओके। हम D9, D10, D12, D30, D60 हम नहीं देखते वो सब। हमारी प्रेडिक्शन D1 से ही हो जाती है। तो ये आसान है। और लोगों को क्या चाहिए? आसान चाहिए। बिल्कुल। 2 मिनट नूडल इसीलिए पॉपुलर हो गए क्योंकि आसान चाहिए था, 2 मिनट में बन गया, खा लिया, खत्म। बिल्कुल।
तो ज्योतिष में भी ये उसी तरीके का कुछ मान लो आप, है नहीं ऐसा, लेकिन चलो समझाने के लिए। बिल्कुल आसान चीज़ें पसंद आती है, आसान चीज़ें पसंद आती है ना। आम आदमी में पॉपुलर वही चीज़ होती है जो आसान होती है। बिल्कुल सही। आपने अगर आम आदमी को कोई चीज़ नहीं पहुंचानी तो आप उसको कॉम्प्लिकेट कर दो, वो आम आदमी तक पहुंचेगी नहीं। ज्योतिष में यही हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी वजह से कुछ मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गई कि जो चीज़ आपको आती नहीं है मैं आपको उसके बारे में डरा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, है ना। तो वो बहुत सारे डराने वाले जो फीचर्स हैं वो इतने पॉपुलर हो गए कि मतलब लोग सुनते हैं तो डर जाते हैं, अरे 7.5 शुरू हो गई, सैटर्न का अरे काल सर्प दोष हो गया। ये ऐसा कुछ है नहीं, जितने बड़े लोग बने हैं सब 7.5 में ही बने हैं। अच्छा, तो 7.5 खराब नहीं होती। ये मिसकंसेप्शन है, फैलाए गए, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं सबके, बिल्कुल। तो उसी तरीके से चल रहा है। तो सर अब अगर मेन बात करें, अब BNN पैसा कैसे दिला सकते हैं? BNN पैसा दिलाता ही नहीं नहीं दिलाता ना। आपको बताता है आपकी लाइफ में पैसे के बारे पैसा कहाँ से आएगा ये बताता है, आप उधर जाओ काम करो आपको पैसा आएगा। तो सर कैसे हमारी ऑडियंस और हम अपने चार्ट खुद से देख सकते हैं और पैसे के बारे में जजमेंट कर सकते हैं, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या काम करने पे आएगा? देखिए, अब ये तो भगवान ने आपको पत्री में क्या दिया, आपके जन्म के साथ क्या लाए हो, पहले बात तो उस पे है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि पैसा कैसे आएगा, तो वीनस आपके पत्री में आपके पैसे का योग बनाता है। ठीक है। जितना अच्छा वीनस होगा उतना अच्छा आपकी लाइफ में पैसा होगा। ओके। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में वीनस जो है वो आपकी वाइफ है। ओके। आपकी वाइफ से आपके झगड़े होते रहते हैं, थोड़े बहुत तो सभी के होते हैं लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं, अच्छे नहीं हैं, है ना। तो आपको पैसे का सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है पैसा हो, लेकिन पैसे का सुख नहीं मिलेगा। पैसा सुख देना चाहिए ना। अलमारी में पड़ा है पैसा, आपके किस काम का? पैसे का सुख तो नहीं है ना। तो पैसे को हम सुख से देखते हैं। तो पत्नी सुख, धन सुख, ये सारी चीज़ें सुख की हैं, वैभव की हैं। तो रिस्पेक्ट करो अपनी बीवी की, पैसा आएगा। ठीक है। और एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे बताता हूँ, आपके घर में कितना पैसा आएगा अगर ये चेक करना है तो मैं आपको एक, सब लोगों को चेक करने को क्लास में अक्सर मैं बताता हूँ। ओके। आप चेक कर लीजिए, आप लोग जितने भी बैठे हैं सामने अभी ऑडियंस में सुन रहे हैं इसको, वो सब ज़रा एक बार चेक करें। रोज़ करते ही होंगे चेक, मैं नया नहीं बता रहा, आपको पता ही होगा। आपकी अलमारी में कपड़े कितने करीने से, कितने तह लगा के नियम से, सलीके से रखे हुए हैं, बस वहीं से पता लग जाएगा आपके पास पैसा कितना आने वाला है। अच्छा। अच्छा। आपके घर में अलमारी एक ऐसा हिस्सा है जो कोई भी आपका गेस्ट बाहर से आए तो आपके ड्राइंग रूम में आ सकता है, आपके बेडरूम में आ सकता है, आपके टॉयलेट में जाएगा, सब जगह जाएगा, लेकिन अलमारी नहीं खोलेगा कोई। हाँ, जल्दी से नहीं। कोई नहीं खोलेगा। हाँ, मोस्टली नहीं। कोई नहीं खोलेगा अनलेस आपका कोई बहुत ही सगा हो। हाँ। है ना। तो ये एक वो जगह है जहाँ पे सफाई आप इग्नोर कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो सबसे पहले इग्नोरेंस कहाँ होगी? अरे यार अलमारी कौन देख रहा है रोज रोज, मैंने ही तो देखनी है, मैंने ही तो खोलनी है ना। तो गूदड़ जैसे कपड़े भर दिए अक्सर होता है। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन आप कभी चेक करना, जिन लोगों की अलमारियों में कपड़े अच्छे से तह लगा के रखे हुए, प्रेस करके डिसेंसी के साथ रखे हुए, उनके पास ज़िंदगी में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। आज हो सकता है वो किसी भी हालत में हो, एक दिन उनके पास अच्छा पैसा हो जाएगा, अगर आपकी आदतों में ये आदत है तो। ओके। ठीक है। यहाँ से पता लग जाता है आपका वीनस अच्छा है कि नहीं है। ओके। क्योंकि वीनस ब्यूटी है ना। और ब्यूटी की इग्नोरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ करते हो आप? अलमारी में करते हो। तो जहाँ पे आपने इग्नोर किया वहाँ पे आपकी सच्चाई पता लग जाती है। तो आपकी सच्चाई वीनस की कैसी है, अलमारी से देख लो जाके। यानी कि अगर ऑडियंस भी सुन रही है और तो अगर आप अभी भी चेक कीजिए, गूदड़ की तरह रखते हो तो सही रखना स्टार्ट कर दो। सही रखना स्टार्ट कर दो। अगर अच्छा ऐसा भी होता है, कपड़े गूदड़ की तरह रखे, पैसा फिर भी बहुत आ रहा है। हाँ, ऐसा भी होता ये भी होता है। है। तो भाई साहब कोई तीसरी पार्टी आएगी आपका पैसा लेके जाने के लिए। अच्छा। डॉक्टर साहब आएंगे, अस्पताल वाले आएंगे, पैसा वहीं जाएगा। वाइट कोट या ब्लैक कोट। हाँ तो वो पैसा उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप तो रखो थोड़े दिन अपने पास, अल्टीमेटली ये उनके लिए जोड़ रहे हैं आप। ओके। तो ऐसा नहीं है कि जो गूदड़ में है उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास बहुत पैसा होगा, अच्छा। लेकिन वो काले कोट सफ़ेद कोट वाले ही लेके जाएंगे।
पर सर चार्ट में कहाँ पे हमें हमारा प्रॉमिस दिखाई देता है कि अगर इस जगह में कहीं पे चार्ट पे वीनस है तो पैसा आने वाला है या फ्यूचर हमारा अच्छा है? आप अलमारी साफ करो, पैसा आने लग जाएगा। पर चार्ट पे अगर हमें देखना हो चार्ट में बताता हूँ मैं, जी, 2 चीज़ें हो सकती हैं। ओके। आपका पैसा आपके कर्म से आना है, हम्म, ठीक है, कर्म शनि है, बिल्कुल। ठीक। अगर आपका शनि चार्ट में वीनस के साथ युति में है तो आपके कर्म के साथ ही पैसा जुड़ा, आप काम करते जाओ, पैसा आता जाएगा। यूटी में मतलब सर? BNN की युतियाँ होती हैं, ओके। ठीक है। मैं सिंपल जो थोड़ा सा है वो बता देता हूँ, सारी युतियाँ तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मान लीजिए 159 सेम ट्राइन है, पहले भी मैं पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था। 159 एक ट्राइन है, 2610 एक ट्राइन है, 3711 एक ट्राइन है और 4812 एक ट्राइन है। बिल्कुल। इनमें से किसी भी ट्राइन में अगर सैटर्न और वीनस एक साथ है तो आपके काम करने की उम्र जब आएगी, प्रोफेशनली जब आप अप्लाई करोगे अपने आप को, तो आपके पास पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ओके। आप अच्छा कमाओगे उसमें, क्योंकि आपके कर्म के साथ पैसा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए नहीं जुड़ा हुआ, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जुपिटर के साथ आपका वीनस हो, सेम ट्राइन में, सेम हाउस में, इस तरीके से हो। तो जुपिटर तो आप खुद हो, प्राण जातक, है ना, आप खुद भी जो है वो जुपिटर ही माने जाते हैं BNN में। आप किसके साथ पैदा हुए? वीनस के साथ पैदा हुए। तो जब वीनस के साथ जुपिटर आया किसी के चार्ट में, तो जिस दिन ये बच्चा पैदा होगा उस दिन से घर में पैसा आना अपने आप शुरू हो जाएगा, पिताजी की कमाई अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा। ओके। कहीं ना वो बच्चा पैसा लेके आया ना, वो कहते हैं ना बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। तो वो बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, सिल्वर स्पून कौन है? चार्ट में कैसे देखोगे उसको? ओके। तो इफ द जुपिटर इज कनेक्टेड विद द वीनस, यू आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और सिल्वर स्पून, वट एवर यू थिंक इज गुड, मान लो आप उसको, सिल्वर है या गोल्ड है। लेकिन आप पैसे के साथ पैदा हुए हो, आप जहाँ जाओगे पैसा आएगा। ओके। तो ऐसे लोगों की खुद की लाइफ में भी आता है या दूसरों की लाइफ में ही बांटते रहते नहीं नहीं, वो जहाँ जाएगा पैसे को खींचेगा। हैं? अच्छा। लड़की है मान लीजिए, तो जब तक वो पिता के घर में रहेगी उसका खूब पैसा आएगा। जिस दिन वो ससुराल चली जाएगी, ससुराल अमीर हो जाएगा। हाँ, होते हैं सर, कई ये लोग होता है? होते हैं। देखा है मैंने ये चीज़। बहुत से मैं सैकड़ों केसेस मैंने देखे हैं। लड़की जिस घर में थी वो घर कोठी था, जिस घर में गई, मैं एक केस बताता हूँ आपको, उस बच्चे की अपनी वर्डिंग्स है, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा। कहता मेरी बहन जिस घर में गई वो घर झुग्गी था, अच्छा। मतलब हमारे घर के मुकाबले में वो झुग्गी था। कह रहा बहन गई है वहां पे कोठी बन गई, हमारी कोठी बिक गई। अरे। क्योंकि वो पैसे के साथ पैदा हुआ है ना बच्चा, तो वो जहां जाएगा वो पैसा खींच लेगा। और ऐसा आप लोगों की जानकारी में भी, जो ऑडियंस सुन रही है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है शादी में, जब लड़की घर छोड़ के जा रही होती है, डोली जा रही होती है, तो पहली बात तो डोली बैंक्वेट हॉल से नहीं जानी चाहिए, डोली घर से ही जानी चाहिए। ये आजकल एक गलती सब जगह हो रही है, अगर कर सको तो मत करो ये गलती। घर से जब डोली जाती है तो हमारे में, सब हमारे हिंदुओं में कम से कम सब में रिवाज है, बाकियों में होता है नहीं होता मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो लड़की के हाथ से कुछ पीछे फेंकवाते हैं। हाँ, जी। हम पे होता है ना, चावल। वो क्यों है रिवाज पता है? इस घर का अनाज इस घर में ही रहे, ये उसके लिए एक रिचुअल है। ओके। ताकि इस बच्ची की वजह से अगर इस घर में कोई समृद्धि है, उसके भाग्य की जो समृद्धि है वो अपने घर जा रही है, तो वो अपनी समृद्धि यहीं छोड़ के जाए। ओके। ओके। और अपने साथ भी लेके जाए, मतलब यहाँ का हिस्सा यहाँ छोड़ जाए, जहाँ जा रही है वहाँ के लिए ले जाए। दूसरा, कई कस्टम्स होते हैं हमारे यहाँ जिसमें वो पैरों के निशान आलता लगा के वो कपड़े पे ले लेते हैं। वो भी इसीलिए है ओके। कि लक्ष्मी मैया जा रही है, हमारे कहते हैं ना बेटी आई तो लक्ष्मी आई। तो जो लक्ष्मी आई है वो लक्ष्मी घर में ही रहे, तो लक्ष्मी के पैर ही इम्पोर्टेंट होते हैं, माँ लक्ष्मी के चरण ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जी। है ना। तो वो चरणों की जो छाप है वो लेके माँ बाप अपने घर में रख लेते हैं। जब तक वो फुटप्रिंट बच्चे के आपके घर में रहेंगे
तो आपकी समृद्धि घर की अगर बच्ची की वजह से है तो वो समृद्धि खत्म नहीं होगी कभी। ओके। ये रिवाज उसी लिए बनाया गया था, लेकिन अब समय के साथ साथ हम लोग भूल गए या उसको करते नहीं हैं या बैंक्वेट हॉल से कर देते हैं। तो बैंक्वेट हॉल से मत करिए, बेटी आपकी बहुत भाग्यवान है, तो आप उसको घर से ही विदा करिए, चाहे कैसे भी करिए। सर ये तो फाइनेंस का हो गया और बहुत अच्छे से मुझे तो काफ़ी सही लगा वो कि जो आपने बताया, और अगर वो लोग फॉलो करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोगों की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। पर इसके साथ साथ सर एक क्वेश्चन हमेशा से जो मेरे माइंड में भी रहा, जब मैं स्कूलिंग करके या कॉलेजिंग करके निकल रहा था या फिर जब मैं करियर अपना स्विच कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे माइंड में भी आता था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं या फिर मैं जॉब करूं, मैं क्या करूं। तो करियर से रिलेटेड कई लोग स्टक हो जाते हैं कहीं पे जा कर के और वो सोचने लग जाते हैं। तो क्या BNN उसमें हेल्प कर सकता है लोगों की कि वो पहचान सके कि वो उनको जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक सिंपल तरीका है जो मैं बता देता हूँ, ऑडियंस को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। आपकी पत्री में 3रा, 7वां और 11वां घर जो है, ओके। ये दिखावे के घर है। अच्छा। ठीक है, एयर एलिमेंट होता है यहाँ पे, तो हवा तो सबको ही छूती है, बिल्कुल। भागती है इधर उधर, है ना। तो इसीलिए इसको एयर एलिमेंट का घर बनाया गया है। 3, 7, 11 जो होता है ये दिखावे के घर है। नौकरी में दिखावा नहीं चाहिए। दिखावा किस में चाहिए? बिजनेस में चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपके 3, 7, 11 घर में अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, अच्छे कौन कौन से सर? वो बिजनेस के हिसाब से आपके, मरकरी स्पेशली। ओके। ठीक है, तो आपको दिखावे का काम करना चाहिए। ओके। अब दिखावे का काम बिजनेस ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नौकरी में दिखावा ऐसा नहीं होता जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती हो। यहाँ पे हम दिखावे को बोलेंगे पब्लिक डीलिंग से। दुकान खोली है तो दुकान में पब्लिक आनी चाहिए। जूते की दुकान खोली, कपड़े की दुकान खोली, लोग आए तो आपकी दुकान चलेगी जी। लेकिन अगर आपका एयर एलिमेंट खराब है, 3, 7, 11 खराब है, आप दुकान खोल के बैठ जाओगे, कस्टमर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो कस्टमर आएगा तभी तो काम चलेगा ना। तो आपका मतलब है अगर आप 3, 7, 11 से रिलेटेड आपके हाउसेस खराब हैं, वहाँ पे पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, वो चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है, हर एक का अलग अलग रहता है। ओके। तो आपको बिजनेस सूट नहीं करेगा। ओके। आपको फिर नौकरी करनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है आपके 3रे, 7वें, 11वें तीनों घरों में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा। ये हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे आदमी को बिजनेस नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर ऐसा आदमी बिजनेस करेगा तो उसको हर 3रे साल में कोई ना कोई बिजनेस में लॉसेस बड़ी परेशानी आएगी ओके। और वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो फंस जाएगा। हो सकता है बीच में कुछ साल अच्छा बिजनेस चले, मैं मना नहीं करता, वो समय है, अच्छा चल रहा है तो थोड़ा तो अच्छा दे ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसा देगा। ओके। तो आपको पब्लिक डीलिंग, बिजनेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग बहुत चाहिए होती है, एक होती है जिसमें ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं चाहिए होती, ऐसे भी कारोबार होते हैं। बिल्कुल। तो वैसा कुछ है तो देखना पड़ेगा कि भाई वो उसके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। ओके। भाई आपको पब्लिक डीलिंग नहीं चाहिए लेकिन पैसा तो पब्लिक से ही आने वाला है ना। बिल्कुल सही। आपको जी मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो ऑनलाइन भी बिना 3, 7, 11 के नहीं हो सकता। ओके। ऑनलाइन तो स्पेशली हवा की ही बात करता है। इंटरनेट क्या है? हवा है। बिल्कुल। है ना, तो ऑनलाइन बिजनेस जितने हैं वो बिना राहु के या बिना एयर एलिमेंट के नहीं आ सकते। तो देखना पड़ेगा चार्ट में कि राहु कैसा दे रहा है, क्या दे रहा है, सैटर्न के साथ कनेक्ट है नहीं है। अगर सैटर्न राहु कनेक्ट नहीं है तो ऑनलाइन बिजनेस आपका चलेगा ही नहीं। ओके। वो देखना पड़ेगा, तो थोड़ा देखना पड़ता है उसमें, लेकिन कुछ बेसिक मैंने बता दिया। आपका 3, 7, 11 अच्छा होना चाहिए तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। तो उससे बढ़िया आप नौकरी करो। ऑनलाइन पे तो वैसे भी दिखावे की दुनिया है सारी। नहीं सर, सब जगह दिखावा है आजकल, दिखावा ही दिखावा, और है क्या। दिखोगे तो बिकोगे, बिकोगे तो पैसा आएगा, नहीं तो धंधा किस बात के लिए कर रहे हो, पैसे आने के लिए तो कर रहे हो। उनमें सर ऐसे कोई और प्लैनेट भी होते हैं कि वो अगर बैठ गए वहाँ पे तो तब भी हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए? प्लैनेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्लैनेट किसके साथ कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। ओके। देखिए आप कुछ भी काम करो, काम अपने आप में तो सैटर्न ही है ना। अगर आपका 3, 7, 11 का प्लैनेट सैटर्न से कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करोगे? ओके। आपके कर्म से जुड़ना चाहिए ना। जब आपके कर्म से जुड़ ही नहीं रहा तो फिर उसको करने का फायदा क्या? कर ही नहीं पाओगे आप, चाहे बेशक 3, 7, 11 आपका अच्छा हो। तो कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 3, 7, 11 अच्छा होना चाहिए, सैटर्न उससे कनेक्ट होना चाहिए, फिर वो उसी फील्ड का काम करे जिस फील्ड को आपको चार्ट में दिख रहा है।
3-7-11 में जो बेटा प्लैनेट है उसी का काम आप करो। और फिर उसके साथ आपने काम तो किया, 4 साल से आप लगे हुए हो, पैसा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल। तो फिर भी क्या फ़ायदा ऐसे काम को करने का। तो सेकेंड ऑप्शन क्या बनती है कि काम के साथ पैसा जुड़ा है कि नहीं। तो काम हो गया सैटर्न, पैसा हो गया वीनस, है ना। बिल्कुल। तो 2-3 चीज़ें मैच करा के देखनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं एक कंक्लूडिंग पिक्चर बन के आती है कि ये करें ये ना करें। तो सर इसमें भी कोई अलमारी वाली जैसी कोई टिप है जिसे देख के लोग अपने डेली लाइफ से समझ सकते हैं कि वो बिजनेस के लिए या जॉब के लिए बने? हाँ बिल्कुल है। प्लीज़ बताइए। बिल्कुल है। अगर आपका मरकरी रेट्रो है, ओके। पृथ्वी में प्लैनेट रेट्रो हो सकता है। अगर आपका प्लैनेट रेट्रो है मरकरी और जुपिटर से ब्लेस्ड नहीं है, सारा बताना पड़ेगा क्योंकि आधा बताऊंगा तो फिर कमेंट उल्टे सीधे आते हैं। बिल्कुल। कि हमारा तो मरकरी रेट्रो है, हमारा तो धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, आप कैसे ये कह रहे हो। तो वो पहले ही मैं बता देता हूँ। अगर आपका BNN के हिसाब से है ये, पहले ये भी बता दो कि वैदिक वाली दृष्टियाँ लगाते रहो आप लोग। मरकरी रेट्रो है, जुपिटर से ब्लेस्ड नहीं है, तो आप बिजनेस की तरफ मत जाओ। अच्छा। आपका कैलिबर नहीं है, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, बट आपका कैलिबर नहीं है बिजनेस करने का। बिजनेस में जो स्मार्टनेस चाहिए होती है वो आप में नहीं है। तो ऐसे लोगों में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो देख सबसे सकते हैं? पहली बात तो उनका मैथ्स बड़ा खराब होता है। अच्छा। थोड़ी सी गणित की बात कर दो उनका मामला खराब हो जाता है, ज़्यादा इक्वेशंस उनको याद नहीं रहती। ओके। आप कितने हाजिर जवाब हो, आप उतने अच्छे बिजनेसमैन हो। आप अगर उन लोगों में से हो, जैसे मान लीजिए मेरी आपकी किसी बात पे कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, मुझे जवाब तो था मेरे पास, मैं आपको जवाब बहुत अच्छा दे सकता था, पर बोल नहीं लेकिन मौके पे मेरी बुद्धि काम ही नहीं करी। मैं घर पहुंचा फिर मेरे को याद आया यार शिवम को ऐसे बोलता तो उसका जवाब नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, समय पे बुद्धि नहीं चली। बिल्कुल। बिजनेस में जिसकी समय पे बुद्धि नहीं चली उसका बिजनेस नहीं चलेगा। बिल्कुल। जिंदगी तो चल जाएगी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा में, लेकिन बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस में यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड एक्टिव ऑल द टाइम, क्योंकि मार्केट आजकल तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। तो बिजनेस का कैलिबर होना एक अलग चीज़ है। तो अगर आप आपने कहा ना नॉर्मल कोई तरीका बता दो, तो नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ ये कि अगर आप हाजिर जवाब हो, आपको मौके पे चीज़ें याद आ जाती हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। नहीं तो आपके बस का नहीं है। ओके। तो फिर आपको जॉब करनी चाहिए। कुछ भी करो लेकिन बिजनेस मत करो। तो सर अब पैसा तो चलो हमने कमाना सीख लिया, उसके बाद आ जाती है रिलेशनशिप्स। जब पैसा आएगा तो ही हम उन रिलेशनशिप्स को संभाल पाएंगे। तो रिलेशनशिप को कैसे देखा जाता है BNN में किसी के चार्ट्स के थ्रू, कि कैसे उनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स रहने वाली हैं या रही हैं? देखो इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ। जी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ना पैसे को लेके लोगों का माइंडसेट क्लियर नहीं है। अगर कोई आदमी मनी माइंडेड है, कहते हैं अरे ये तो मनी माइंडेड है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मनी माइंडेड नहीं होगा तो मनी आएगी नहीं। तो अगर आपको ये बुरा लगता है किसी को देख के कि ये मनी माइंडेड है और आपको वो बुरा लगता है, तो आपके पास पैसा तो नहीं आने वाला बस। क्योंकि आपका माइंड ही नहीं है, जिसका है वो बुरा लग रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है आपका मनी माइंड नहीं है, तो फिर आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। हम सबको पैसा चाहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर काम को, शादी है, बच्चे है, परिवार है, घर चलाना है, पैसा तो सबको चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम वहाँ पे धर्मात्मा हो जाते हैं। नहीं बात पैसे की नहीं है, होती बात पैसे की है। सच है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो अपना माइंड क्लियर कीजिए कि आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या पूछा आपने? रिलेशनशिप्स। देखा मरकरी खराब होता है तो ये होता है, भूल जाता है। रिलेशनशिप। जी। रिलेशनशिप भी चलाने के लिए पैसा ही चाहिए। बिल्कुल। आप पैसा नहीं कमाते हो, बीवी ज़्यादा दिन तक आपके साथ खुश नहीं रह सकती, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो रिलेशनशिप चलाने के लिए सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट तो पैसा ही है। बिल्कुल। तो खूब अच्छे से कमाइए। ठीक है, पैसा कमाइए। पैसे के लिए अगर आप सोचते हो तो आप अच्छा सोचते हो, बुरा नहीं सोचते, आप गलत नहीं सोचते। ऐसा कोई गिल्ट मत पालिए। ठीक है। अगर आप पैसे के बारे में सोचोगे तो ही पैसा आपके बारे में सोचेगा, नहीं तो क्यों सोचेगा। सही बात है। आप अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे ना मनी को, तो पैसे के बारे में सोचिए। पैसे से ही सारे रिश्ते बनते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन अब शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आपको रिश्ते अच्छे रखने हैं आपस में, तो ऐसा नहीं कि दो पैसे वालों के बीच में झगड़े नहीं होते। झगड़े का कारण कुछ और भी हो सकता है। तो BNN में हमारे एक जैसे हर फिल्म में एक विलन होता है ना, ऐसे पत्री में भी एक विलन है।
ओके वो विलन है केतु। अच्छा शादी तोड़ाएगा भी यही। अच्छा बिना केतु के शादी टूटती नहीं। ओके केतु के बिना झगड़े वगड़े चलते रहेंगे, हर पति पत्नी में थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलती ही रहती है। ये रिश्ता ऐसे ही है, खट्टा मीठा सा। थोड़ा बहुत झगड़ा चलता रहना चाहिए, नहीं चल रहा झगड़ा तो दिक्कत है। ठीक है, शादी 20 साल में 25 साल में होती है, 40 साल तक झगड़े चलते हैं। 40 साल के बाद दोनों में से कोई एक चुप हो जाता है क्योंकि अब पता है इसी की चलनी है, मेरी चलनी नहीं, तो मैंने चला ली 20 साल, अब नहीं होगा कुछ, तो एक आदमी दोनों में से सरेंडर कर देता है। तो लाइफ ऐसे ही चलती है। एनीवेज, ये तो मजाक की बात होगी। झगड़ा जो कराएगा ना आपका, वो केतु ही कराएगा। ओके सेपरेशन कराएगा केतु ही कराएगा। ओके उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप केतु का काम करते हो, अच्छा ओके तो इसको क्या हम बोलते हैं कि हमने केतु को कहीं और बिजी कर दिया। स्पिरिचुअलिटी में आप ध्यान मेडिटेशन करने लग जाओ, आपके रिश्ते जितने भी खराब हैं सब अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। आप लोग अभी आप पॉडकास्ट से पहले पूछ रहे थे ना मेरे से कि सर रेमेडी बताया करो, आप रेमेडी नहीं बताते हो, तो कॉमन रेमेडी मैंने बता दिया आपको। ओके अगर आप ध्यान नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं, विलन आपकी पत्री में एक ही है, केतु महाराज। ओके ये आपकी पत्री में बैठे इसलिए बोले जो जो मेरे पल्ले पड़ेगा मैं सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा। जिस प्लैनेट के साथ केतु बैठा है वो प्लैनेट आपको जीवन में दुख देने के लिए ही आया है। अच्छा ओके उसका काम है। आप जितना मान लीजिए, जैसे सपोज वीनस के साथ केतु बैठा है तो पत्नी दुख देने के लिए आई है, अच्छा आपको छोड़नी पड़ जाएगी। आपने बोला नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, तो केतु कह रहा है कर ले, खूब प्यार कर ले तू अपनी पत्नी से, इसी से गालियां पड़वाऊंगा तुझे। और एक दिन आएगा जब वो आपको गालियां देगी, आपका मोह भंग कर देगा केतु। और केतु का यही काम है, मोह माया से मोह भंग करना, दैट इज केतु। ओके डिटैचमेंट है ना। आप किसी चीज से कनेक्ट हुए ही जा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप पागल हुए पड़े हो किसी भी रिश्ते के लिए। मैं सिर्फ पत्नी के लिए नहीं कह रहा, किसी भी रिश्ते के लिए। वो रिश्ता आपका डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये रिश्ता छूटेगा, ओके चाहे कैसे भी छूटे, ये छूटेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का मंगल केतु है, तो मंगल छोटा भाई होता है, ठीक है, हस्बैंड भी होता है हमारे यहाँ BNN में। पिछली बार कमेंट आया था, अरे यार ये बढ़िया किया तुमने, मंगल को भाई भी बना दिया, मंगल को हस्बैंड में हस्बैंड भी बना दिया। तो मैं उनको भी जवाब दे देता हूँ अभी इसके बाद। तो मंगल सच में भाई भी है और हस्बैंड भी है। ये मैं नहीं कह रहा, भृगु ऋषि कह के गए। अच्छा पहली बात तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है मंगल होता क्या है। मंगल होता है प्रोटेक्टर। ओके ओके शादी से पहले बहन की प्रोटेक्शन भाई का जिम्मा है, हमारे समाज में यही चलन है। बिल्कुल शादी के बाद पत्नी का जिम्मा हस्बैंड का है, ठीक है। समाज में शांति रहे उसका जिम्मा पुलिस का है, तो पुलिस मंगल है। देश की सुरक्षा का जिम्मा फौज का है, तो फौज मंगल है। तो जो आपको प्रोटेक्ट करता है वो मंगल है, वो भाई है, हस्बैंड है, आर्मी है, पुलिस है। इट डिपेंड्स ऑन अ सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के लिए कौन प्रोटेक्टर है उस समय में, वो मंगल ही है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए कि भाई भी मंगल है और हस्बैंड भी मंगल है, दोनों अलग अलग टाइम पे हैं। शादी से पहले भाई है प्रोटेक्टर, शादी के बाद हस्बैंड प्रोटेक्टर है। ओके ठीक है, तो इस तरीके से मंगल को हम देखते हैं। ये भृगु ऋषि कह गए, मैंने नहीं कहा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कहा उन्होंने। बिल्कुल सर। मंगल केतु है तो भाई अलग हो जाएगा। ओके मंगल पार्टनर भी है, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी, आपके पास उसका पार्टनरशिप चलाना नहीं है। ओके ठीक है, अब पार्टनरशिप ब्रेक होगी, इसका मतलब पहले पार्टनरशिप होगी तभी तो ब्रेक होगी। तलाक होगा तो पहले शादी होगी तभी तो तलाक होगा। तो इवेंट होगी, फिर उसके बाद उसकी काट होगी। लेकिन काट करने वाला केतु ही है। उस रिश्ते में आप दोनों एक साथ ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे। ओके आपको एक दूसरे से दूर रहना है तो आप खुश रहोगे। जैसे मान लीजिए मंगल केतु है मेरे चार्ट में, सपोज मेरा एक छोटा भाई है, वो लंदन में रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, हमारी आपस में बहुत बढ़िया बनेगी। जब तक दूर रहेंगे तब तक। इकट्ठे रहने लग जाओ एक छत के नीचे, पता लग जाएगा क्या होगा। ओके
उसका काम है अलग करना, उसने अलग कर दिया। आप यहाँ बैठे हो, उसको 5,000 10,000 20,000 किलोमीटर दूर बिठा दिया, अलग कर दिया ना, उसका काम हो गया। प्लैनेट ने अलग करना था, हो गया। शादी में एक चार्ट में देख रहा था, पत्री में शादी का योग नहीं था। ओके। मैंने बोला जी, उन्होंने कहा जी मेरी मैरिड, पहले उन्होंने कुछ और पूछा आधा घंटा, उसके बाद उन्होंने कहा जी अपनी मेरी मैरिड लाइफ के बारे में बताइए, एंड शी वाज अराउंड 48। ओके। मैंने देखा चार्ट में, मैंने कहा जी आपकी तो शादी का योग ही नहीं है। कह रही नहीं मेरी शादी हुई हुई है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, पुत्री में शादी का योग नहीं है और शादी हुई हुई है। तो फिर मैंने उनसे कहानी पूछी, मैं कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या करते हैं आपके हस्बैंड, कैसे हुई थी। तो उन्होंने जो स्टोरी बताई वहाँ से एक सूत्र मिला, हम लोग भी सीखते हैं ना ऐसे। जी। उन्होंने कहा जी शादी करने के लिए हम न्यूयॉर्क गए थे। अच्छा। इंडिया में नहीं हुई थी। केतु कहता है शादी नहीं करने दूंगा, ठीक है। अब केतु ये भी कहता है कि मैं तुम्हें, जिससे तुम जुड़ोगे मैं उसको दूर कर दूंगा। तो उसने शादी को तुमसे दूर कर देना था, शादी नहीं होने देनी थी। आपने कहा केतु महाराज मैं तुम्हारा कोई उपाय कर लूं। किसी से पूछोगे तो यही पूछोगे ना कि भाई शादी अगर केतु नहीं होने दे रहा तो कोई उपाय बताओ जी। तो पंडित जी ने बोल दिया ठीक है जी न्यूयॉर्क जाके शादी कर लो। अब हमेशा पंडित जी नहीं आएंगे, डेस्टिनी अपने आप भी कुछ काम कराती है ना। बिना उपायों की भी जिंदगी बहुत बढ़िया चलती है ना जी। सारे लोग जिंदगी में उपाय थोड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी जब शादी होनी थी तो वो शादी न्यूयॉर्क करने चले गए, केतु यूज हो गया। ओके। ठीक है, 4 साल बाद उनको देश प्रेम जागा, अच्छा। आ गए बॉम्बे लैंड करे। एक पूना चला गया अपने मायके, दूसरा अपने मायके चला गया। अच्छा। 22 साल हो गए, वापस आते ही अलग। दोनों अलग हैं। अच्छा। देश में रहोगे शादी नहीं चलेगी। ओके। आपने केतु को बोला कि मैं तो तुम्हारा वो वाला इस्तेमाल छोड़ दिया, कौन सा, न्यूयॉर्क जाने वाला, बॉर्डर पार कर गए, देश छोड़ दिया ना आपने। तो देश छोड़ दिया, केतु कहता मैं तो छुड़ाने को बैठा हूँ, मैंने छुड़ा दिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। नाउ यू लिव योर लाइफ, अच्छे से जियो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वापस आ गए केतु ने कहा अरे तुमने तो मुझे बेरोजगार कर दिया, अब मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगा। ओके। डिवोर्स करा दिया। एंड आफ्टर 22 years शी इज स्टिल सेइंग आई एम मैरिड। तो खुशफहमी तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन क्या है, नहीं है ना। तो विलन अपना रोल पूरा प्ले करता है, वो चाहे आखिरी में जाके पिटे लेकिन अपना रोल पूरा प्ले करता है। मतलब ऐसे में केतु की कोई ना कोई एक्टिविटी आप करते रहो। डेस्टिनेशन वेडिंग इज ऑल्सो रेमेडी ऑफ केतु। ओके। आजकल जो डेस्टिनेशन वेडिंग का फैशन आया है जी। ये भी केतु की रेमेडी है। ओके। अब कुछ लोग अनजाने में कर जाते हैं, कुछ लोग किसी से पूछ के करते हैं। हमें तो नहीं पता विराट कोहली ने किससे पूछ के डेस्टिनेशन वेडिंग इटली में करी, हमें तो नहीं पता ना। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है किसी ने सजेस्ट किया हो। लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग इज ऑल्सो अ रेमेडी ऑफ केतु। इफ योर केतु इज गिविंग प्रॉब्लम इन मैरिज, गो फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग, ओके। हो जाएगा। और आप देख लो विराट कोहली अल्टीमेटली लंदन में सेटल हो गया ना। केतु है, देश छुड़ा दिया, अब शादी नहीं छूटेगी, नहीं तो शादी में दिक्कत है। तो उपाय इस तरीके से होते हैं। आप जो पहले कह रहे थे ना उपाय क्या होते हैं, उपाय ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं। क्लास में हम लोग सब सिखाते हैं कि आपको अपनी रेमेडी कैसे डिज़ाइन करनी है। ओके। पहले समझो कि बीमारी क्या है, बिना बीमारी को डायग्नोज करे दवाई कैसे दोगे आप। बिल्कुल सही बात। तो केतु की रेमेडी है, केतु कहता है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। किसको छोड़ दो, ये छोड़ दूं, बोले हाँ ये छोड़ दो, तो फिर मैं इसको नहीं छुड़ाऊंगा। कीप मी बिजी समवेयर। प्लैनेट खाली नहीं बैठेगा, वो अपना काम करता रहेगा। तो उसको खाली मत बैठने दो, उसको कोई दूसरा काम दे दो जो आपके लिए पॉजिटिव हो, नहीं तो वो अपना नेगेटिव दे देगा। इसी को रेमेडी कहते हैं। प्लैनेट छुट्टी में नहीं जाता। अगर मंगल खराब है तो वो छुट्टी में नहीं जाएगा, आपको मंगल के कोई काम कराने पड़ेंगे। मंगल को ठीक करना है, आप जिम जाना शुरू कर दो, आपको कितना ही खराब मंगल होगा, मंगल अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा, या कम से कम खराब रिजल्ट नहीं देगा। आप जिम मत जाओ, फिर देखो मंगल क्या करता है। बिल्कुल। मंगल झगड़ा करेगा। कहाँ झगड़ा करेगा, जिस प्लैनेट के साथ जुड़ा होगा वहाँ झगड़ा करेगा। सैटर्न और मार्स इज कनेक्टेड। सैटर्न हो गया कर्म स्थान आपका, मंगल हो गया झगड़ा,
ऑफिस में जाओगे झगड़ा करोगे, झगड़ा करेगा ना, तो कहाँ करेगा? कर्म के स्थान पे करेगा, क्योंकि कर्म के साथ मंगल जुड़ा हुआ है। अब ऐसा आदमी आप अपने यहाँ कभी स्टाफ में मान लीजिए किसी को रखते हो, उसका सैटर्न मंगल जुड़ा हुआ है। आपको अगर इतनी कॉमन थोड़ा सा एक एस्ट्रोलॉजी का बेस आ गया, आपने पत्री देखी सैटर्न मंगल जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है ऑफिस में आके लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो वो जिम जाता है नहीं जाता, बोले साथ 2 घंटे सुबह जिम जाके आता हूँ, तो उसको बोला अपनी एनर्जी वहीं बर्न करके तभी ऑफिस आना। वहाँ एनर्जी जल जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी, फिर ऑफिस में आके तुम झगड़ोगे नहीं। जिस दिन वो जिम नहीं जाएगा ऑफिस में आके झगड़ा करेगा। ओके, तो हायरिंग के टाइम हम क्राइटेरिया डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। मैं तो कहता हूँ एम्प्लॉयमेंट जब भी कोई कंपनीज देती हैं उनको 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी ध्यान देनी चाहिए। या तो पत्री देखें या सिग्नेचर देखें। सिग्नेचर से भी सारी ज़िंदगी आपकी क्या है पता लग जाती है। ओके, किस तरह का इंसान है, किस तरह की पर्सनालिटी, आपके सिग्नेचर में सब छुपा होता है। आज हमारा टॉपिक नहीं है सिग्नेचर का, लेकिन क्योंकि रेलेवेंट समझेंगे सर आने पॉइंट वाले पॉडकास्ट में इसको भी हम। रेलेवेंट है जी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप साइन देख के समझ सकते हो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी जिंदगी चलेगी क्या नहीं चलेगी। ओके, हस्बैंड किस तरह का है, आने वाली वाइफ किस तरह की है, आपके साइन से सब पता लग जाता है। मैच मेकिंग हम तो साइन से करते हैं, ओके, पत्री के बजाय साइंस उससे करना, सिग्नेचर से ज़्यादा अच्छी आती है रिजल्ट्स। अच्छा, लोग मैच मेकिंग कराते हैं ना, हम तो साइंस से करते हैं। पर सर जब बातें हो रही है रिलेशनशिप की, मैरिज की, सब बातें हो रही है, और आपने ये भी बताया कि साइंस से हम मैच मेकिंग भी, मतलब मैच भी कराते हैं कि हस्बैंड वाइफ कैसे रहेंगे कैसे नहीं। पर अभी तक हमने, अगर हम BNN के थ्रू जानना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं मैरिज से रिलेटेड कि शादी नहीं हो रही है या फिर शादी कब होगी, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं सर हमारे कमेंट्स में। तो BNN इस पे कैसे लोगों की हेल्प कर सकता है, कैसे वो चार्ट पे देख सकते हैं कि कब होगी और क्यों नहीं हो रही है? एक गाना है 2 सितारों का है मिलन ज़मीं पर आज की रात। हाँ, शादी वही है ना, विवाह मूवी का। शादी वही है ना, नीचे 2 सितारे मिल रहे हैं उस दिन, है ना। आप यकीन मानिए जिस दिन वो 2 सितारे नीचे ज़मीन पे मिल रहे हैं, आप उस दिन की कुंडली बना लो जिन लोगों की शादी हो रही है, ओके, उनकी पत्री में भी एक का मंगल दूसरे के वीनस से मिलेगा, तभी शादी हो रही है, अच्छा, नहीं तो होगी नहीं। थोड़ा बहुत वेरिएशन कहाँ पे आ जाता है, हालांकि थोड़ा डिटेल्ड है, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ। 15 दिन है जी, श्राद्ध है, श्राद्धों में शादी नहीं होगी, बिल्कुल। लेकिन तारे तो सितारे के साथ मिल गए। अब वो आपके इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि आप 15 दिन बाद शादी करो तो हम रुक जाते हैं 15 दिन। स्टार्स तो घूमते ही रहेंगे, तो 15 दिन की वेरिएशन आ गई। ठीक है, 15 दिन में मंगल या तो एक घर आगे या एक घर पीछे, कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक चीज़ आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पौष का महीना होता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक टेंटेटिवली, इस बीच में शादियाँ नहीं होती। तो पौष के महीने में क्या ग्रह नक्षत्र चलना बंद कर देंगे? वो तो चलते ही रहते हैं। बिल्कुल, मंगल तो चली गया एक महीना मंगल चला तो वो तो अगले घर में पहुंच गया। तो आपको दिखेगा कि नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी। लेकिन जिस दिन आपकी शादी तय हुई है उस दिन मंगल वीनस आपके एक दूसरे के चार्ट में मिलते हुए मिलेंगे, ओके, तभी शादी होगी, बिना उसके शादी नहीं हो सकती। मैं हमेशा ये गाना क्लास में बोलता हूँ, 2 सितारों का है मिलन ज़मीं पर आज की रात। तो आम पर्सन जैसे सर पूछते हैं लोग, तो वो कैसे देख सकते हैं कि भाई उनका कैसे, कब तक होगी शादी, या कैसे उनका योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, जैसे होता है? तो चार्ट पे कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे पता चल जाता है कि योग बनने लग गया साल। अच्छा हाँ, आपने ये सवाल बहुत बढ़िया पूछा। मैं इसको थोड़ा और अपनी तरफ से ऐड करके बताता हूँ। मेरे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, उनको भी इसी बहाने आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि BNN में क्लैरिटी कम है। ओके, ठीक है, ये एप्रीहेंशन है लोगों का, जिनको नहीं पता वो ऐसे ही बोलते हैं। कुछ लोगों ने मेरे को ये भी सवाल किया कि BNN में साल तो पता लग जाता है लेकिन महीने नहीं पता लगते। BNN की एक लिमिट है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, BNN में साल, महीने, दिन तक आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हो। अच्छा, ओके, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ साल बता सकते हो। साल बताने में तो 10 सेकंड लगते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी आती है तो कौन से साल में शादी होगी इसको बताने में 10-20 सेकंड ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। अच्छा, ओके, मान लीजिए लड़का है कोई, ठीक है, अब लड़का किसको ढूंढ रहा है? लड़की को ढूंढ रहा है। लड़की कौन हो गई चार्ट में? वीनस हो गई। ठीक, अरे अब तो आ गया आपको ये। है ऐसे आज, ये तो अच्छा है, ग्रोथ हो रही है आपकी।
तो जो ट्रांजिटिंग जुपिटर है, जिस साल में वीनस को देखेगा उस दिन, उस साल में उस बच्चे की शादी हो जाएगी। अच्छा। ओके। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़की है, उसको कौन चाहिए? मंगल। उसको मंगल चाहिए। तो ट्रांजिटिंग जुपिटर जिस साल में मंगल को देखेगा उस साल में शादी हो जाएगी। अच्छा। ओके। सिंपल है। ठीक है, अब इसमें साल तक तो आप बड़े आसानी से देख सकते हो, लेकिन मान लीजिए आप शादीशुदा हो ऑलरेडी, तो ये ट्रांजिट तो फिर होता रहेगा। तब क्या होगा? आपने टाइमलाइन तो निकाल लिया, आपका जो सवाल था उतने का आंसर तो ये हो गया। मैं उससे आगे की 2 बातें और बता। जी। मान लीजिए शादी आपकी हो गई, अब आपका ट्रांजिटिंग जुपिटर वीनस को देख रहा है। अच्छा। अब दोबारा तो शादी होने से रही, बिल्कुल। पत्नी तो मिलेगी नहीं इस बार। इस बार मकान बनेगा, अच्छा। ओके। गाड़ी बनेगी, पैसा आएगा। पैसा आएगा। ये साल प्रॉस्पेरिटी का है, ये साल सेलिब्रेशन का है। ओके। क्योंकि जब पैसा आता है आदमी सेलिब्रेट करता है। बिना पैसे के काहे की सेलिब्रेशन, है ना? आप होटल पे खाना खाने जाते हो तभी आता है ना जब थोड़ा पैसे फालतू होते हैं। चल यार 2000 रुपये लंच पे, डिनर पे, कहीं खर्चा कर, पैसे का ही है ना सारा खेल। तो उस साल में आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है। ओके। आपको ये भी तो देखना है ना कौन कौन से साल में आपका पैसा अच्छा आएगा। तो वो भी हम सिखाते हैं, एंड दैट हार्डली टेक 1 मिनट। ओके। हमारा तो 1 मिनट प्रेडिक्शन का चलता ही है, वो तो आपको लास्ट ही है। पॉडकास्ट वही था। 1 ही मिनट में बता देते हैं बस। ये साल आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन साल हैं। कर गुजरो जो कर गुजरना है, अपना सारा पोटेंशियल डाल दो, बैठे मत रहो, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। मेरे को याद है जब मैं कोई 26-27 साल का था तो कोई काम में मेरे बहुत पैसे आए थे, तो मैं बड़ा खुश था। यंग एज होती है 25-26 साल की, और आपके पास आज से 25 साल पहले की बात, 30 साल पहले की, मान लो आपको 1-1.5 लाख रुपए किसी महीने में आ गया, तो आप तो 7वें आसमान पे होंगे यार। अब तो आपको लगेगा हर महीने आते रहेंगे और मेरी तो ज़िंदगी सेट हो गई। बिल्कुल। मेरे पापा ने एक बात बोली थी, बेटा ये दिन है, रोज़ बदलते हैं, जो आज है वो कल नहीं होगा, इसलिए जो करना है कर गुजर, तेरा समय अच्छा चल रहा है। मुझे उस टाइम में इन चीज़ों की समझ नहीं थी, लेकिन आज भी उनकी बात याद आती है। सही बात है। मेरे डैड हैं अभी, लेकिन उनकी बात हमेशा मुझे रिकॉल करती है कि समय बड़ा बलवान है। जब आपका समय अच्छा चल रहा हो, अपनी पूरी पोटेंशियल डाल दीजिए, डरिए मत किसी चीज़ से। अब जो होगा अच्छा ही होगा। और जिस साल आपका खराब चल रहा हो, चुप करके बैठ जाइए। कोई नया इन्वेस्टमेंट, नया वेंचर, नई हिम्मत मत करिए। नया काम कुछ भी मत करो, अभी मत करो, अभी समय अच्छा नहीं है। या तो कोई ऐसा करो जिसमें आपको पता है कि अभी 4 महीने बाद मेरा गुड टाइम शुरू हो रहा है, 4 महीने में प्रिपरेशन कर लेता हूँ, बेसिक्स तैयार कर लेता हूँ अपने, वो करिए, मना नहीं है। खाली थोड़ी बैठोगे, बिल्कुल। लेकिन वो एक होता है ना हाई पोटेंशियल पे काम करना, और एक होता है यार लो की पे काम करना। तो जब आपका समय अच्छा है तो हाई नोड पे चले जाइए, और जब समय अच्छा नहीं चल रहा तो लो की पे काम करिए। नई इन्वेस्टमेंट फॉर रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपनी जो है ना मत आजमाइए। तो इस तरीके से है। तो हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं क्लास में, कौन से ईयर आपके अच्छे जाने वाले हैं, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग उसके लिए कैसी करनी चाहिए, कौन से ईयर्स आपके अच्छे नहीं जाने वाले वो कैसे करना चाहिए, वो सारा कुछ हम क्लास में सिखाते हैं। ओके। वो चैप्टर का एक चैप्टर है वो बाकायदा पूरा। सेम मेरे फादर भी बोलते हैं सर कि जब बुरा वक्त हो तो कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और जब कोई साथ अच्छा ही हो नहीं तो- देगा। हाँ, जब अच्छा हो तो, जब जैसे हम भी पीछे कभी, मेरे पास भी काफ़ी, जैसे आपकी एज पे था, मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे टाइम पे भी बहुत पैसा एकदम से आने लग गया था। तो उन्होंने मुझे भी समझाया था कि भाई समय है, कुछ जोड़ ले, कुछ ले ले, बचा ले इसको। हमने नहीं सुनी। हम वो उम्र ही नहीं होती ना सुनने की, दिक्कत तो यही है, वो उम्र सुनने की होती नहीं। तो हमें भी लगता है दिक्कत हम होती ही है। शहंशाह हैं। हाँ, अब क्या इन्होंने क्या किया यार, हमने देखो 26 साल में इतने कमा लिए, इन्होंने इतने साल में इतने नहीं कमाए, हम वो दूसरे आसमान पे पहुंच जाते हैं। वो गलत है। अकल समझ के साथ ही आती है, समय के साथ ही आती है। पर अच्छा है क्योंकि हम फिर समझ गए उस बात को, उस एज में ही समझ गए। अच्छी बात है। अच्छा हुआ इस एज में आकर के नहीं समझ आ रही। नहीं ठीक है, एक्सपीरियंस कम विद एज ओनली। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से बहुत
अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ये सारी बातें सुन के और बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।